नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 18वीं लोकसभा के लिए 18वीं लोकसभा का आज बहुत अहम दिन था और आज भी, और यूं कह सकते हैं सोमवार यानी कल, ये दो दिन बहुत अहम दिन थे 18वीं लोकसभा के, क्योंकि कल यानी सोमवार को नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि 10 साल बाद संसद को विपक्ष का नेता मिला है, तो सोमवार को नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखनी थी। और आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तमाम सवाल उठे उन सब का जवाब देना था। लेकिन मेरे जैसे लोग के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि भारत के संसदीय इतिहास में अब तक का सबसे काला दिन किसे कहा जाए। कल सोमवार को जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले थे, या आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं। मैं क्यों इन्हें काला दिन कह रहा हूं? कल संसदीय इतिहास का काला दिन इसलिए था क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर बाकायदा यह बयान दिया कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा 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 फैलाते हैं, 24 घंटे नफरत 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 फैलाते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते, असत्य बोलते हैं। देश के संसदीय इतिहास में मुझे याद नहीं कि हिंदुओं को इस तरह से कब अपमानित किया गया था। हालांकि इस देश में हिंदू आतंकवाद का शब्द भी गढ़ा गया और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने की भी कोशिश की गई। यह भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। लेकिन अब जबकि कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का पद आया है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में हिंदुओं को हिंसा करने वाला बता दिया। हालांकि बाद में जो सफाई हुई वो छोड़ दीजिए, यह भी ठीक है कि उनका भाषण का हिस्सा एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक भारत जैसा देश जो लगातार इस्लामी आतंकवाद से जूझ रहा है, पाकिस्तान से आने वाले, अफगानिस्तान से आने वाले जो आतंकी हैं वो भारत में लगातार जो है आतंकी वारदातें करते हैं। लेकिन भारत में हमेशा हमने यही कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन उसी भारत में हिंसा का मजहब बता दिया क्या कि हिंसा जो होती है वो हिंदू करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कल का दिन संसदीय इतिहास का एक काला दिन था। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो भी संसदीय इतिहास का एक काला दिन है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना था, तो पूरे समय विपक्ष संसद में शोर शराबा करता रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले संसद में कभी शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन आज जिस तरह का शोर शराबा हुआ वो वास्तव में बेहद शर्मनाक है। पिछले 10 साल से विपक्ष ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं क्योंकि वो विपक्ष को बोलने नहीं देते, उनके खिलाफ बोला नहीं जा सकता। लेकिन तानाशाह असली कौन है ये आज संसद में देश ने देखा। कल राहुल गांधी लगभग 90 मिनट तक बोलते रहे और सत्ता पक्ष के लगभग 300 से ज्यादा सांसद खामोशी से उन्हें सुनते रहे। 90 मिनट राहुल गांधी बोले और उन्हें खामोशी से सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ साथ पूरे सत्ता पक्ष ने। कुछ इंटरवेंशन जरूर हुए, लेकिन वो राहुल गांधी की फैक्चुअल चीजों को चैलेंज करने के लिए इंटरवेंशन हुए जो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे 14 मिनट तक बोले और पूरे 2 घंटे 14 मिनट तक विपक्ष लगातार चिल्लाता रहा, हल्ला हंगामा करता रहा। पूरे संसद को जैसे मछली बाजार बना दिया गया। भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा दृश्य कम से कम मैंने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री देश का बोल रहा। ये ठीक है कि कभी कभी जब प्रधानमंत्री कुछ चीजें बोलते हैं उनको लेकर, या कोई भी बोलता है तो उनके किसी भाषण के हिस्से को लेकर कुछ विरोध हो सकता है और उस पर जो है आप हंगामा करते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन पूरे 2 घंटे 14 मिनट तक जब तक प्रधानमंत्री बोलते रहे हंगामा होता रहा, शोर शराबा होता रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शोर शराबे में
कभी विपक्ष तालियां पीट रहा था, कभी विपक्ष गीदड़ की तरह हुआ हुआ कर रहा था। आपको सुनकर अजीब लगेगा कि मैं विपक्ष को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष ने जो कुछ आज किया उसको लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कि गलत है। तो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हुआ हुआ भी कर रहा था, जैसे गीदड़ जंगलों में रात को आवाज निकालते हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए जरा, देखिए। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार? तो सुना आपने? एक बार की मुझे यकीन नहीं हुआ था जब मैं सुन रहा था कि ये विपक्ष के नेता हैं, ये सांसद हैं, संसद में हो करके चिल्ला रहे हैं। क्या इनके 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 लोगों ने, जनता ने इन्हें इसलिए संसद में भेजा था कि संसद में जाकर गीदड़ की तरह आवाज निकालें? बेहद शर्मनाक है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी कई बार इशारा किया, भी खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी कई बार अपने सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को यह कह रहे थे कि वो बोलें, वो वेल में जाएं। इसको लेकर सभापति ने भी आपत्ति जताई। और आज जो दुखद घटना हुई हाथरस में, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा, और शायद अब तक मरने वालों की संख्या अगर 100 पहुंची तो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस के जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब भी विपक्ष कुछ मिनट के लिए तो रुका, लेकिन प्रधानमंत्री के इस शोक संदेश के दौरान भी, जहां पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए था, सबको मृतकों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, वहां भी विपक्ष के कुछ सांसद चिल्ला रहे थे। सुनिए। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जो उनका लगभग 2 घंटे से ज्यादा का संबोधन था, अपने उस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। कल राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार बातें कही थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस जिस तरह से चुनाव नतीजा आने के बाद जीत के जश्न में है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि वो जनादेश का मतलब समझे और इस जनादेश को स्वीकार करे, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से 99 सीटें लेकर जीत का जश्न मना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर बहुत तीखे शब्दों में व्यंग भी किए और उसको लेकर अपनी बात कही। दिलचस्प बात प्रधानमंत्री ने जो कही, उन्होंने कहा कि 99 सीटें लेने वाला एक बालक जो है वो मिठाइयां बांट रहा था। लोगों ने सोचा 100 में से 99 आए होंगे, लेकिन जब पता चला 543 में से 99, तब सवाल यह है कि लोगों ने कहा कि भाई ये किस बात की खुशी है। कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी ही है, क्योंकि आप यकीन कीजिए 543 में से 99
99 आउट ऑफ 543 इज जस्ट ओनली 18%। 18% होते हैं 99 सीटें 543 में से, और 18% लेने के बाद 33% भारत में पासिंग मार्क्स होता है। 33% कोई ले लेता है तो उसका खुश होना स्वाभाविक होता है कि वो पास हो गया, लेकिन आज तो 18% लेने वाला बालक किस तरह से उछल रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखे व्यंग किए। सुनिए जरा। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शोले कभी का बात करके और कभी 99 अंक लेने वाले छात्र की बात करके कांग्रेस पर खूब तंज कसे। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर मुद्दा ये उठाया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। उन्होंने कहा कांग्रेस को झूठ की आदत पड़ गई है। इस चुनाव में जिस तरह से लगातार कांग्रेस ने झूठ बोला, और वो जो कांग्रेस ने झूठ बोले उसके परिणाम हमने देखे, खटाखट 8,500 रुपए। कल 1 जुलाई था और राहुल गांधी ने कहा था 1 जुलाई को सभी महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए खटाखट आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जिक्र किया और यह भी कहा, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस लगातार झूठ बोलने की आदी बन गई है। सुनिए। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। कांग्रेस के मुंह झूठ लग गया है। जैसे वो आदमखोर एनिमल होता है ना, जिसको लहू मुंह पे लग जाता है, वैसे कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। देश ने कल 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया है। एक जुलाई को लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि
8,500 रुपये आए कि नहीं आए, ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया। माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ। इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। और सबसे बड़ा प्रहार, सबसे बड़ा जो पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं को लेकर जो राहुल गांधी ने कल कहा था उसको लेकर किया। किस तरह से जो है राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर दिखा रहे थे और किस तरह से उन्होंने ये कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं और झूठ बोलते हैं। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बड़ी साजिश है और इसका जवाब जो है जरूर दिया जाना चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में हिंदुओं को लेकर जिस तरह की साजिश हो रही है और हिंदुओं पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, जिस तरह से इस तरह से हिंदुओं को जो लेकर कहा गया, उसको देश शताब्दियों तक भूलेगा नहीं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा सिर्फ ये नहीं है कि देश भूलेगा नहीं, देश हिंदुओं पर प्रहार नहीं भूलेगा और देश विपक्ष का व्यवहार नहीं भूलेगा। इसी पर आज चर्चा करेंगे और 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट पर जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दो। मेरे साथ शलभमणि त्रिपाठी जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी जी। अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में अवधेश जी आपसे करता हूँ। आपका एक लंबा पत्रकारिता में करियर है, मेरा तो छोटा है, लेकिन जितना मैंने तो ऐसा काला दिन नहीं देखा। मैं तो आज के दिन को काला दिन कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका संसदीय, आपने अपने संसदीय जो आपकी रिपोर्टिंग के दौरान या उस तरह आपने ऐसा विपक्ष देखा हो। क्या कहेंगे, देश को ये विपक्ष मुबारक हो? नहीं, आज का दिन केवल काला नहीं था, और कल का दिन क्या था? नहीं, मैं तो दोनों दिन की कह रहा हूँ। बिल्कुल कल मतलब विपक्ष के नेता का मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे कुछ बोलना पड़ा। मतलब कल का तो एक डरावना दृश्य था। हर समय ये लग रहा था कि संसद में अब हिंसा हो जाएगी। जिस ढंग से राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उकसा रहे थे, लग रहा था कि शायद संसद ही अब हिंसा का केंद्र बन जाएगा। किसी भी क्षण एक डरावना वातावरण बनाया गया था। विपक्ष के कभी किसी नेता ने इस प्रकार गैर जिम्मेवार तरीके से संसदीय मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हुए इस प्रकार से झूठ बोलना, इस प्रकार से पर्सनल अटैक करना
और अध्यक्ष को निशाना बनाना, बार बार अध्यक्ष को घेरना, लोकसभा अध्यक्ष को, ये तो कभी हुआ नहीं था। लेकिन मुझे जो है दोनों दिन में और आज की जो स्थिति थी, ये तो स्पष्ट हो गया है कि इस समय एक रणनीति के तहत इस समय जो विपक्ष है वो किसी भी सूरत में संवाद, किसी भी सूरत में बहस के लिए तैयार नहीं है। वो मानता ही नहीं है कि संसद में हमको बहस करना है। वो बिल्कुल एक टकराव की स्थिति में, और टकराव भी इस ढंग से करना है कि लगे कि हम ही पीड़ित हैं। खुद ही उत्तेजित करो, खुद ही लोगों को परेशान करो और खुद ही को पीड़ित बताओ। जैसे कल राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से शिव जी की वो तस्वीर उठाई थी, और उसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दी, उसके बाद उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि क्या शिव जी की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, क्या शिव जी की तस्वीर नहीं दिखा, क्या संसद में शिव जी की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती है। ये क्या था? ये कोई विपक्ष के नेता का तो नहीं था कि शिव जी की तस्वीर आप लेके आए हैं। क्या संसद पूजा का स्थल है? शिव जी को आपने कितना सम्मान देके लाया है, आप हाथ में उठा के नीचे आप उसको गिरा रहे हैं और पूरे देश में एक मैसेज दे रहे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, फिर मेरी अपनी ये समझ बनी हुई है पिछले 2-2.5 सालों से कि दुनिया में एक जो कम्युनिस्ट, क्रांति वाले कम्युनिस्ट थे, जो मानते थे कि दुनिया को बदलना है तो क्रांति करो हिंसा के द्वारा, उनका तो अंत हो गया अपने आप से। लेकिन उनके अंदर एक कमिटमेंट था। हम उनके विचार के विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन वो लड़ते थे, गोलियां खाते थे, लाठियां खाते थे, आंदोलन खाते थे। अभी क्या हुआ है कि भारत के स्तर पर और बाहर भी एक नौ कम्युनिस्ट, जिसको मैं अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा कम्युनिस्ट बोल रहा हूं, ये अब पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर उसी प्रकार से जैसे वो कहते थे कि सत्ता के प्रति अविश्वास प्राप्त करो, समूचे सत्ता को भ्रष्ट चोर बना दो, इनको कहो धर्म के नाम पर ये जो है आपको अफीम दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धार्मिक नहीं है, ये पाखंडी नहीं है, सभी चीज पर दमन कर रहे हैं ताकि लोग उठ के खड़े हों और उस प्रकार से विद्रोह करें। अब राहुल गांधी का जो पूरा कैरेक्टर मुझे दिखा है, पहले भी और कल भी, जैसे वो कह रहे थे अपने को बार बार पीड़ित बताना, हमले वो कर रहे हैं लेकिन पीड़ित स्वयं को बता रहे हैं, लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। जैसे एक आप ध्यान से देखेंगे, एक अग्निवीर के परिवार की उन्होंने पता नहीं झूठ या सच बताई है, ठीक वही विवरण है जो पुराना सरासर झूठ बोला। अग्निवीर के परिवार कह रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख मिले, तो एक परिवार संसद में आप इतना बड़ा झूठ बोल देते हैं, मतलब मुझे हैरानी है। नहीं, तो आश्चर्य नहीं है मुझे। देखिए पुराने इतना बड़ा झूठ संसद में बोल देते हैं। वो परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमको 1 करोड़ 10 लाख मिला, और राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिल रहा। उसका दूसरा अर्थ है कि मेरा एक सौभाग्य रहा कि हर विचार के लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला। मेरा अपना एक विचार था। कम्युनिस्ट लोग ऐसे ही झूठ करके देश में एक बनाते थे कि देखो कितना अत्याचार जमींदारों ने इस पर किया है। अब देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि कम्युनिस्ट तो खत्म हो गए, लेकिन ये जो है नया जो है फासिज्म हम देख रहे हैं संसद में। नहीं, सुनिए मेरी बात, वो कम्युनिस्टों का इतिहास भूल जाइए, क्योंकि उन कम्युनिस्टों को देश ने, उस कम्युनिस्टों को देश की जनता ने बैलेट से जो है उनको साफ कर दिया, जो बुलेट से। लेकिन ये नए तरह का फासिज्म है जो मैंने आज संसद में देखा। मैं इस फासिज्म पर आना चाहता हूं। ये एक नया, देखिए इस देश में, दुनिया भर में एक नए प्रकार का, इसको आप फासिज्म कहिए, मैं इसको एकदम लेफ्ट और वो, क्योंकि लेफ्ट भी एक फासिज्म कहता हूं, आप किसी को सुनना नहीं चाहते, तो वही अपनी बात के एक पीड़ित एक बारे में जो कह रहे हैं कि मैं उसके घर में गया, उसकी मां कह रही है, वो विधवा है उसकी पत्नी, वो नहीं दे रहा है। मतलब लोगों को बिल्कुल एक उत्तेजित करके हिंसा के लिए खड़े कर दो। ये जो देश में परिस्थिति पैदा हुई, जो आज नरेंद्र मोदी जी बाकी कुछ बोले, जो उन्होंने एक लाइन बोली है कि अध्यक्ष जी ये बहुत गंभीर विषय है और आपको कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बाल सुलभ करके इस प्रकार के चीजों को अगर हम छोड़ देंगे तो संसदीय लोकतंत्र को जिंदा रखना कठिन हो जाएगा। तो ये जो आज का, सुनिए अब ये देख, मैं सर 1 मिनट रुकिए, मैं शलभ मणि, मुझे ब्रेक भी लेना, उससे पहले मैं शलभ मणि कहेगा, फिर मैं बाकी दोनों में। शलभ मणि त्रिपाठी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं मेरी तरह, और आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई बहुत देखी है, बहुत लंबे समय तक कवर की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमने वो भी दिन देखा है जब माइक टूटे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जब मारपीट, वो सब चीजें हमने देखी हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो उससे एक अलग तरह का डायमेंशन था कि नेता जो सदन है उसको हम सुनेंगे ही नहीं। मतलब आप मन बनाकर आए हैं कि हमको सुनना ही नहीं है, हमको अपनी बात बोलनी है, अपनी चीज बोलनी है, और उसके बाद संसद में हुआ करना है गीदड़ों की तरह। यह आपने दृश्य कभी देखा था? अशोक जी, लंबे समय तक पत्रकारिता की तो विधानसभा की कार्रवाई देखी, लोकसभा की कार्रवाई देखी, और अब देवरिया की महान जनता के आशीर्वाद से मैं स्वयं भी विधानसभा का सदस्य हूं और मैं देखता हूं किस प्रकार से कार्रवाइयां चलती हैं।
मैं सिर्फ दो शब्दों का जिक्र करूंगा। एक शब्द होता है सड़क, एक शब्द होता है संसद। कई बार आप जब सड़क पर होते हैं, कोई आंदोलन कर रहे होते हैं, कोई भाषण दे रहे होते हैं, कोई आप किसी के खिलाफ बोल रहे होते हैं, तो कई बार आपसे इस प्रकार के व्यवहार को लेकर कोई आपत्ति नहीं होती कि आप सड़क पर बोल रहे हैं। लेकिन जब आप संसद के भीतर जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में होते हैं, आप एक बड़े दल के नेता के तौर पर जाते हैं, तो आपसे कम से कम इस सड़क वाली भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती, जैसा कि राहुल गांधी ने किया। और आप अभी अवधेश जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आप अगर स्पीकर को घेरते हैं, स्पीकर को लेकर आप सवाल खड़ा करते हैं, तो आप जरा बताइए कि आप संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं उड़ा रहे? हमारे हमेशा से परंपरा रही है, अगर मान लीजिए आपको स्पीकर साहब की किसी बात पे आपत्ति है, तो उसकी एक पूरी व्यवस्था है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कि लीडर्स जाते हैं स्पीकर साहब के पास, जाके बोलते हैं कि साहब हमें तकलीफ हुई, हमें यहां मौका मिलना चाहिए था, हमें ऐसा लगा कि नहीं साहब हमारे साथ थोड़ी नाइंसाफी हो गई, और स्पीकर उसको महत्व देते हुए उनकी बात सुनते हैं। लेकिन आप जब दुनिया के फोरम पर, जब पूरी दुनिया प्रोसीडिंग को देख रही है, पूरी दुनिया पार्लियामेंट में जो हो रहा है उसको देख रही है, उस मंच पे आप अपने स्पीकर को, जिसको सबने मिलकर चुना है, जो सबके एक संरक्षक होते हैं, एक एम्पायर की भूमिका में होते हैं, आप उन पे सवाल खड़ा करके एक पूरी संवैधानिक व्यवस्था को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को चुनौती देते हैं। आप एक प्रकार का नक्सलिज्म पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप यहां तक नहीं रुकते, आप मजाक उड़ाते हैं कि साहब कैमरा आपके ऊपर लग रहा है, मतलब स्पीकर को लेकर आप उनकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये भी हमेशा रहा है कि जब भी रही हो, चाहे हम भी अपोजिशन में रहे, अपोजिशन में क्या अटल जी नहीं रहे, क्या आडवाणी जी नहीं रहे, क्या सुषमा स्वराज जी के भाषण लोगों ने नहीं सुने, क्या प्रमोद महाजन जी के भाषण लोगों ने नहीं सुने, लेकिन कभी ऐसा व्यवहार रहा कि जो नेता सदन होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, लोगों ने मनमोहन सिंह जी को भी धैर्य से सुना। हाँ, बीच में कभी टोका टिप्पणी होती थी, और जब टीका टिप्पणी होती थी तब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते थे वो कहते थे नहीं, बोलने दीजिए, ये उचित नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने जो व्यवहार कल दिखाया और जो आज दिखाया, वो उकसाते रहे अपने लोगों को कि जाओ वेल में जाओ, जाकर नारे लगाओ, चिल्लाओ। आपने प्रधानमंत्री को पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात लोगों तक न पहुंचा पाए। और अशोक जी, ये बहुत रणनीति के तहत हुआ। रणनीति क्या थी कि अग्निवीर पे आपने सबसे बड़ा झूठ बोला, आपने सेना के भीतर एक बगावत पैदा करने की कोशिश की, आपने देश की जनता की नजर में सेना का सम्मान घटाने की कोशिश की, और आपने दुनिया के मुल्कों को यह दिखाने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ सैनिकों का इस प्रकार की स्थिति है जो कांग्रेस की हुकूमत में होती थी। मुझे अच्छे से याद है कि कांग्रेस की हुकूमत में हमारे जो जाबाज सैनिक होते थे, उनके पास न जूते होते थे, न बीपी जैकेट होती थी, न हेलमेट होता था। मोदी जी ने तो रॉफेल ला के दे दिया। आज मोदी जी ने जाकर अपनी सेना को सुसज्जित किया है। तो आप दुनिया के मंच पे अपनी सेना का उपहास उड़ाते हैं, और देश के भीतर आपका प्रयास होता है कि सेना के भीतर किस प्रकार से बगावत की आग पैदा की जाए। इस प्रकार से आप पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, और उस पर से आप एक कम्युनिटी के खिलाफ, जो 85% की कम्युनिटी इस देश में है, आप केवल 15% जो लोग हैं जिन्होंने आपको वायनाड में वोट दिया, और 15% एक मुश्त वोटों के लालच में आप उनके तलवे चाटने के लिए इस देश की 85% आबादी का आप मजाक उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि वो हिंसक है, वो झूठ बोलती है, वो असत्य बोलती है। देश इसको माफ नहीं करेगा। मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा शरद जी, इस पर आऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और कहा कि ये जो है देश भूलेगा नहीं, शताब्दियों तक नहीं भूलेगा। जिस तरह से संसद के अंदर पूरे हिंदू समाज का, पूरे हिंदुओं को जिस तरह से अपमानित किया गया, हिंदुओं को हिंसक बताया गया। मैं इस पर भी आऊंगा। कल मैंने इस पर डिबेट करी थी, और कल जो अलग अलग तरह के लोग तर्क दे रहे थे, क्योंकि जब भाषण ये दिया जाता है उसके बाद जब उसकी सफाई दी जाती है तो समझ में आता है कि आप जो है भाषण किस मंशा से दे रहे हैं और सफाई किस मंशा से दे रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगा इस पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा ना, एक संसद होता है, एक सड़क होता है। मैंने संसद में भी देखा, सड़क पर भी देखा, क्योंकि मैं खुद जो है छात्र जीवन में कई आंदोलनों में शामिल रहा। मैंने सड़क पर भी, संसद तक छोड़िए, मैंने सड़क पर भी जो है ये हुआ वाली वो राजनीति नहीं देखी। ये निचले स्तर की जो हुआ मैंने सड़कों पर भी, स्टूडेंट्स को भी मैंने हुआ करते नहीं सुना। वो भी नारे लगाते थे, क्रांति की बात करते थे, भगत सिंह जिंदाबाद करते थे और क्रांति लाने की, लेकिन हुआ नहीं सुना। ये हुआ नया विपक्ष है देश का। हुआ गीदड़ वाला जो हुआ होता है, वो नया विपक्ष देश का है। देश को मुबारक हो ऐसा विपक्ष। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल। मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब हुआ, उस पर उन्होंने कांग्रेस को लेकर और राहुल गांधी ने कल जो कहा था उसको पलटवार किया, और हिंदुओं को लेकर जो कुछ राहुल गांधी ने कहा था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश शताब्दियों तक ये बात भूलेगा नहीं जिस तरह से हिंदुओं को लेकर के जो कुछ कहा गया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि देश सिर्फ हिंदुओं पर जो प्रहार हुआ उसी को क्यों, बल्कि आज विपक्ष का जो व्यवहार रहा उसको भी शायद शताब्दियों तक, दशकों तक भूलेगा नहीं। जिस तरह से आज लगातार संसद के अंदर पूरे 2 घंटे 14 मिनट तक विपक्ष के नेता चिल्लाते रहे, पूरे संसद को मछली बाजार बना दिया। इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। शलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल लाल हैं कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक, अवधेश कुमार है वरिष्ठ पत्रकार। अशोक यादव जी, ये कौन सी रणनीति है हुआ? देखिए अशोक सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करना असंभव है। और उस विपक्ष को आप जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब वो शब्द उचित नहीं है। वो शब्द आपत्तिजनक शब्द है। गीदड़ कर रहे हैं, हुआ कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप चैलेंज कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा सड़क छाप भाषा, हमारे शलभ मणि जी ने कहा, तो अगर सड़क छाप भाषा का बात किया जाए तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, इतना लाख की गर्लफ्रेंड, अशोक यादव जी और सुनिए, आपकी संपत्तियों अशोक यादव जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, अशोक यादव जी एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। मैं आज संसद में जो कुछ है उस पर डिबेट कर रहा हूं। आपने मेरे को भी बोल दिया, मैं उस पर भी कुछ नहीं बोलूंगा। आप मेरे को भी बोल सकते हैं क्योंकि विपक्ष को ताकत है। जब इस देश का विपक्ष जो है संसद में हुआ कर सकता है तो इस देश के विपक्ष को कुछ भी करने की इजाजत है। और आप यहां पर मेरे को भी कुछ भी कह सकते हैं, मेरे को भी कह सकते हैं कि मैं लोकतंत्र, मुझे लगता है कि लोकतंत्र जिंदा कहां छोड़ा जो विपक्ष हुआ करके संसद में पूरे 2 घंटे 14 मिनट तक हुआ करते रहे। तो आपने संसदीय परंपरा छोड़ी कौन सी है? तो आप मेरे को भी कुछ बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी इस बात पे कायम हूं कि आज विपक्ष ने संसदीय परंपरा की धज्जियां उड़ा दी। आज हुआ करा है जैसे गीदड़ करते हैं। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और इसके लिए आप मुझे बोलेंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की डिबेट जो संसद में हुआ, कल जो हुआ, आज हुआ, ये जो 2 दिन के काले दिन हो इस पर आप रखेंगे। पहले किसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने कहा, उस डिबेट में मत जाइए प्लीज। आज की ये जो 2 दिन हुआ उस पर रहिए। उसी पे आते हैं सर, उसी पे आते हैं। खैर छोड़िए, सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल की बात अगर करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा। वो बात अलग है, आप नहीं सुनना चाहते हैं, बात खत्म हो गई। पार्लियामेंट में कब सड़क छाप भाषा? मैंने पार्लियामेंट में कब बोला गया? ये बताइए ना, जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अवधेश जी मुझे बोलने दीजिए। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि पार्लियामेंट में, संसद में प्राइम मिनिस्टर ने या किसी ने, पहले भी मैं कह रहा हूँ किसी विपक्ष ने भी कब इस प्रकार के शब्द का प्रयोग, जो कुछ आप बोल रहे हो संसद के बाहर, हम तो संसद की बात कर रहे हैं ना। 2 दिन से संसद चल रहा है, बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है। राहुल गांधी ने बाहर बोला होगा, उसका हमारा डिबेट नहीं है ये। नहीं, ये बताइए अवधेश जी, बाहर बोले या भीतर बोले, क्या जिस पद पे बैठे हैं कमाल है सर, को कमाल है सर, वो शब्द
सर कमाल कर रहे हैं अशोक यादव जी, बाहर बोले नहीं, संसद नहीं। में बोले कोई फर्क नहीं लगता, मतलब संसद में भी झूठ बोलो बाहर झूठ बोलो, आप लोगों ने मतलब ये कसम खा ली है। अशोक सर, नहीं सर मुझे बताइए सर, अशोक यादव जी प्लीज मेरी बात बताइए ना। आप संसद आपके सुनिए, या तो आपके पास संसद में जो कुछ हुआ उसके पास उस पर कहने के लिए आपके पास शब्द, मैं नहीं मानता आप प्रखर प्रवक्ता हैं, आपके पास कुछ तो होगा संसद में जो कुछ हुआ उस पर कहने के लिए। आप संसद से बाहर की इसने ये बोला, मैं फिर कह रहा हूं वो पिटारा खुलेगा ना तो सबकी चीजें निकल जाएंगी, वो छोड़ दीजिए। मैं उस पर डिबेट करना चाहते हैं आज के दो तीन सुनिए मेरी बात, एक मिनट कंप्लीट कर रहा हूं, एक मिनट। जब ये संसद खत्म हो जाएगी, जब हम डिबेट करेंगे आप आइए और दोबारा बोलिए किसने कब, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कम से कम आज जो कुछ हुआ उस पर भी जरा बोलने तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, संसद पे ही सर केंद्रित करते हैं, संसद पे केंद्रित करते हैं। जो आपने राहुल गांधी जी की बातों को कहा, जिस हिंदुत्व की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे वो हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है। वो हिंदुत्व एक्सेप्टेबिलिटी का हिंदुत्व, जो सबको समावेशी, इंक्लूसिविटी का हिंदुत्व है, जो सबको समावेशी एक उसका व्यवहार है, जो टॉलरेंस को, जो सहिष्णु हिंदुत्व होता है। लेकिन जिस हिंदुत्व की बात या जो हिंदुत्व आरएसएस या भाजपा खोजती है, वो हिंदुत्व कहीं खोजती है जो इंस्पेक्टर सुबोध कांत जो सिंह थे, यूपी के जो पुलिस के अधिकारी थे, उनके हत्यारों में अपना हिंदुत्व खोजती है। वो आरएसएस भाजपा, उसका हिंदुत्व वो है, सुबोध कांत के हत्यारे उसका हिंदुत्व है। उसका हिंदुत्व सामान्य हिंदुत्व नहीं है, उसका हिंदुत्व चरमपंथी है। उसका जो हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी खोजती है सर ने, वो हिंदुत्व बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है ना, उनको ऊपर माल्यार्पण कराने वाला हिंदुत्व खोजती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी उसी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की बात पार्लियामेंट में कर रहे थे कि देश का हिंदुत्व ऐसा नहीं है जैसा भाजपा खोजती है। देश का हिंदुत्व, देश का हिंदुत्व स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व है। इससे साबित होता है कि देश के विपक्ष ने तय कर लिया है आपके बीच में नहीं कि बोल सब रहा एक ही भाषा बोलो, संसद में हिंसा कराओ, संसद में हिंसा कराओ, अवधेश जी उनकी बात आने दीजिए, फिर मैं शलभ मणि जी से इसका रिस्पॉन्ड लूंगा। लेकिन एक बात सिर्फ कह रहा हूं अशोक जी, ये जो इसका हिंदुत्व उसका हिंदुत्व आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि इसका हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, विवेकानंद का हिंदुत्व अलग है, गांधी का। जरा कभी इस्लाम को लेकर कहने की हिम्मत रखिए कि असदुद्दीन ओवैसी का इस्लाम कौन सा है, अखिलेश यादव का इस्लाम कौन सा है, मुलायम सिंह यादव का इस्लाम कौन सा है, और जो जिन्ना का इस्लाम कौन सा है, और आतंकवादी जो आतंक फैलाते हैं उनका इस्लाम कौन सा है। जरा कभी ऐसा बोलने की हिम्मत करिए। नहीं करेंगे आप, क्योंकि हिंदुओं को गाली देना आप लोगों की फितरत बन गई है। क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होता, इसलिए हर कोई कह देता कि हिंदू हिंसक होता है। अगर हिंदू हिंसक होता, अगर हिंदू जो है सर तन से जुदा करने वाला होता, तो आप लोग जो है ये कह नहीं सकते थे। क्योंकि आज आप इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इस्लाम में अगर आप कहेंगे इस्लाम को लेकर कुछ, तो एक तबका खड़ा होगा और सर तन से जुदा लेके आपके घर के बाहर खड़ा होगा। लेकिन हिंदू नहीं खड़ा होगा सर तन से जुदा करने का। इसलिए हिंदुओं को गाली देने की आपको पूरी इजाजत है कि बीजेपी का हिंदुत्व है, विवेकानंद का हिंदुत्व है, गांधी का हिंदुत्व है, अशोक श्रीवास्तव का हिंदुत्व है, सबके हिंदुत्व अलग अलग है। अरे हिंदू एक है, हिंदुत्व एक है। कभी इस्लाम में हिम्मत हो तो कह के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। देखिए अशोक जी, वही हिंदुत्व जो आज विपक्ष को अच्छा, इस्लाम के बारे में बताइए, इस्लाम कितनी तरह का होता है बताइए मुझे। बताइए सर, मुझे बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। हिंदू तो आपने बता दिए 6 तरह के, इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए जरा। सिखिज्म बताइए कितनी तरह का सिखिज्म होता है, बता दिए। आज जरा मैं देखता हूं विपक्ष में कितनी ताकत है, बोलिए इस्लाम कितनी तरह का होता है। देखिए अशोक जी वही हिंदुत्व जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, इस्लाम की बात कर रहा हूं सर। इस्लाम मुंह से नहीं निकल रहा, इस्लाम पर बोलिए ना। अरे इस्लाम पे बोलिए ना, इस्लाम कितनी तरह का होता है। हिंदुत्व तो आपने सुनिए, अरे एक मिनट, हिंदुत्व तो आपने 2.5-3 मिनट तक हिंदुओं को गाली दे ली। अब जरा इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है, बताइए सर। जिस हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, इस्लाम पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूं, इस्लाम पूछ रहा हूं। अगर आपने नहीं सुना हो तो रिपीट कर देता हूं। इस्लाम बताइए कितनी तरह का होता है उनका। देखिए जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी नहीं, इस्लाम कहने में इतना डर क्यों रहे हैं सर आप? मुझे हैरानी है, हिंदुओं को हिंसक बताने में किसी को डर नहीं लगता। और आज मैं अभी अशोक यादव जी से, समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता से 7 बार कह चुका, जरा बताइए इस्लाम कितनी, एक बार इस्लाम शब्द नहीं निकला। राहुल लाल आपने हिम्मत है, बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं, बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी खोजती है ना, भारतीय जनता पार्टी इस्लाम कह रहा हूं मैं। इस्लाम शब्द निकलने में क्या, सुनिए, मुंह आपका
आपके होंठ कांप क्यों रहे सर इस्लाम कहने में? एक बार इस्लाम बोलिए तो सर, इस्लाम कितनी तरह का होता है? मैं इस्लाम एक बार नहीं 5 बार इस्लाम बोलिए ना, इस्लाम इस्लाम कितनी तरह का इस्लाम है? बताइए कितनी तरह का इस्लाम होता है? देखिए अशोक बताइए सर, कितनी तरह का इस्लाम होता है? समाजवादी के ने तो होठ बताइए कांपते हैं। कितनी तरह का इस्लाम होता है सर? सुन लीजिए सर, प्लीज बताइए इस्लाम कितनी तरह का होता है? समाजवादियों के 11वीं बार इस्लाम कितनी तरह का होता है? समाजवादी लोग डरते नहीं है। पहली बात, ना तो होठ कांपते हैं ना तो हाथ कांपते इस्लाम हैं, कितनी कुछ तरह का नहीं होता कांपता है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ सर, बताइए। जो इस्लाम आपकी बात कर रहे हैं ना, वो इस्लाम भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी 15वीं बार इस्लाम कितनी तरह का होता है? वो तो आप बताएंगे, उसके विद्वान आप हैं। हाँ, बस इस्लाम के बारे में नहीं बोलेंगे। मेरे दर्शक देख रहे हैं और आज मैं रुकिए, अब सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, अब सबकी आवाज बंद कर दीजिए। मेरे दर्शक देख रहे हैं। मैंने 13-14 बार पूछा, ये जो हिंदुओं को कहते हैं ना कि विवेकानंद का हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व, गांधी का हिंदुत्व, ये हिंदुओं को बांटते हैं, ये हिंदुओं को गाली देने के लिए बांटते हैं। 13-14 बार पूछना इस्लाम कितनी तरह का होता है, एक बार मुंह से एक शब्द नहीं। हिंदुओं को गाली देना सबकी फितरत हो गई है, हिंदुओं को गाली देना सबकी आदत बन गई है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु होते हैं। हिंदू सुन लेता कि हिंदू हिंसक होता है, किसी और के बारे में कह के देखिए हिंसक होता है, आपको मालूम पड़ेगा हिंसा क्या होती है। लेकिन हिंदुओं को गाली देना इस देश में फितरत बन गई है विपक्ष की, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो बहुत गंभीर बात थी कि शताब्दियों तक नहीं भूलेगा, और भूलना नहीं चाहिए कि संसद के अंदर कह दिया जाता है कि हिंदू हिंसक होते हैं। जो खुद को हिंदू कहते हैं, मैं हिंदू कहता हूं खुद को, तो मैं हिंसक हूं क्या? अवधेश जी खुद को हिंदू कहते हैं, शलभमणि त्रिपाठी खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन क्या ये लोग हिंसक हैं? मुझे नहीं पता राहुल लाल जी और अशोक यादव जी का, क्योंकि वो हिंदू कहते तो है लेकिन उनके लिए हिंदू तरह के हिंदू होते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। शलभमणि त्रिपाठी जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो हिंसा फैलाता है, विवेकानंद का हिंदुत्व अलग था, बीजेपी का हिंदुत्व अलग है। अशोक यादव जी, बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार, डेनमार्क के एक बड़े गुमनाम से अखबार में छोटी सी कोई एक कार्टून छप गया पैगंबर साहब का, और अखबार कहां का था? डेनमार्क का था। छोटा सा गुमनाम सा अखबार था, आपकी सरकार थी, और लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई, भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई इस्लाम के नाम पे, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी गई इस्लाम के नाम पे। वो इस्लाम कौन सा था अशोक यादव जी, आप जरा बताइए। और हम लोगों ने देखा था कि आप पे हाथ में हाथ बैठे आपकी सरकार केवल उनका तुष्टीकरण कर रही थी कि नहीं, पुलिस को लाठी चलाने का भी अधिकार नहीं था, उनको रास्ते दे दिए गए कि वो भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ दे, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दे। आप चलिए, आप अशोक यादव अपना नाम लिखते हैं, मैं सम्मान करता हूं। भगवान कृष्ण का जिन्होंने मंदिर तोड़ा, वो औरंगजेब का इस्लाम कौन सा था, जरा ये मुझे बता दीजिए, उसका कौन सा दीन ईमान था? और आप तो भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए भी खड़े होने वाले नहीं है। आज राहुल गांधी जी भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की तस्वीर दिखा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, वहां पर कितना बड़ा अन्याय हुआ, कितना बड़ा अत्याचार हुआ कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग वहां पर वजू खाना बनाकर रखा गया, कुल्ला किया गया, बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुल्ला किया गया इस्लाम के नाम पे, हाथ पैर धोए गए। वो कौन सा इस्लाम था, जरा मुझे बताइएगा। और उसके बावजूद कि जब बाबा भोलेनाथ पे कुल्ला होता रहा इस्लाम के नाम पे, वजू खाने के भीतर कैद करके रखा, भोलेनाथ के शिवलिंग को ड्रिल करने का प्रयास किया, उसको तोड़ने का प्रयास किया, हिंदू समाज चुपचाप धैर्य के साथ इंतजार करता रहा कि हमारा एक दिन आएगा जब हमें न्याय मिलेगा। उस हिंदू समाज को हिंसक बताया जाता है। जिस हिंदू समाज ने चुपचाप गोलियां खाई आपकी सरकार में, भगवान राम के मंदिर के लिए लाठियां खाई, साधु संतों के कत्लेआम किए गए, जो धैर्य के साथ इंतजार करता रहा कि कभी तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, हमें हमारा भगवान राम का मंदिर मिलेगा, उस हिंदू समाज को आप हिंसक बोलते हैं, अराजक बोलते हैं। राहुल गांधी जी उनको बोलते हैं कि हिंसा करते हैं ये लोग। देश इसका जवाब देगा। और मैं तो इस बात से अशोक जी आहत हूं, मुझे पता है कि प्रोसीडिंग से हटाया गया है, लेकिन फिर भी अशोक जी, आज के 200 साल बाद या 2000 साल बाद भी जब संसद में कोई आएगा, कोई आके पढ़ेगा और लाइब्रेरी में इस बात को खंगालेगा कि कौन कौन से शब्द निकाले गए थे या कुछ अगर प्रोसीडिंग में होंगे भी, तो उसको ये मिलेगा कि इस देश के एक बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन ने हाउस के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर कहा था कि हिंदू हिंसक होता है। राहुल लाल जी, आपके पास भी ज्ञान होगा हिंदुओं के लिए, बताइए। अशोक जी, बिल्कुल, मैंने 45 मिनट तक सभी पैनलिस्टों को, अपने सभी साथियों को बहुत ध्यान से सुना है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे असहमति को भी सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हिंदुओं को गाली देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। आपके नेता राहुल गांधी ने जो कहा वो संसद में लोग खामोश रहे, शांति से सुन लिया, वो उनका बड़प्पन है।
मेरे शो में हिंदुओं को गाली देंगे, मैं नहीं सुनूंगा। बाकी आप बोलिए। सबसे पहले तो अशोक जी, हाथरस में जो श्रद्धालुगण 100 से ज्यादा जो अकाल मौत के मुख में चले गए हैं, उन लोगों को के सभी परिवारजनों के लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि की बात कहूंगा। मैं श्रद्धांजलि रखता हूं। नंबर 1, जो आपका मुख्य मुद्दा आपने उठाया कि क्या संसद के लिए कल का दिन काला था या आज का दिन काला था, तथ्यों के साथ मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो कल का जो दिन था और जो आज का भी दिन था, वो दोनों ही दिन संसद के स्वर्णिम इतिहास के अंतर्गत ही रखा जाएगा। कल के दिन में भी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया कल, वो उनका काफी शानदार भाषण था, जिससे लगा कि पिछले 10 वर्षों से संसद में जो विपक्ष टूना हो चुका था, लोकसभा जो कि एक पक्षी हो चुकी थी, वहां पे विपक्ष की दमदार और मजबूत आवाज सुनाई दी। आज भी जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी, कल भी महुआ मोइत्रा ने अपनी बातें रखी, कल्याण बनर्जी ने अपनी बातें रखी, उससे लगा कि संसद फिर से जो है कि पूरा हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अलग अलग आवाज, अलग अलग विचार सुनाई देने चाहिए। वो अलग विचार, अलग अलग चीजें वो दोनों पक्षों की सुनाई दी। प्रधानमंत्री जी का तो संबोधन जो रहा सो रहा। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के एक राजनांदगांव से जो सांसद महोदय है, उनका भाषण में सुन रहा था, उनका भी भाषण काफी शानदार लगा दोपहर में मैं अशोक जी जब सुन रहा था। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कल का दिन या चाहे आज का दिन हो, हाँ भाषाई गरिमा का अगर ध्यान रखा गया होता हर तरफ से, तो वो एक, अब देखिए वो तो एक ऐसी चीजें हो गई कि वहां से शायद राजनीति अब काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अगर ध्यान रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होता। राहुल लाल जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि ठीक है, विपक्ष को एक आवाज मिली, अच्छी बात है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष की आवाज हो, बढ़िया बात है। और ये अच्छा लगा कि भाई जो है विपक्ष भी दमदार तरीके से अपनी बात रखा है। डेमोक्रेसी का मजा यही है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि जो राहुल गांधी ने, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उसमें कितने जो है फैक्ट चेक करने वाली चीजें हैं, क्योंकि एक अग्निवीर का तो मैं बता चुका हूं। बाकी कृषि जो है जो एमएसपी को लेकर खुद बयान वापस ले लिया गया, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन मैं पूछता हूं, ये जो आपने स्वर्णिम दिन कहा, मैं आपसे पूछता हूं, ये हुआ ये कौन सा स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होगा संसद में कि विपक्ष हुआ कर रहा था 2 घंटे 14 मिनट तक तालियां बजा रहा था? ये स्वर्णिम काल कौन सा हुआ? अशोक जी, बस मैं इसको 2 सेकंड में इसका भी मैं जवाब दे दूंगा। मैं अब क्योंकि मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मैंने सुना दिखाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं, आप अगले दिन कहेंगे तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सदन के भीतर में हु करते हुए मैं देख रहा हूं। तो सदन में कई बार आप कई विचारों से लोग असहमत होते हैं, आंकड़ों से अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। वो बीजेपी के लोगों को भी प्रकट करते हुए देखा, और मैं तो आंकड़े रख दूंगा क्योंकि आंकड़ों के साथ ही आपके कार्यक्रम में भाग लेना मुझे अच्छा लगता है। 1952 से लेकर आज तक, अभी 18वीं लोकसभा की कभी शुरुआत हुई है, 17वीं लोकसभा तक की बातचीत की जाए अगर, तो सबसे ज्यादा विपक्ष का शोर हल्ला हंगामा अगर कभी हुआ तो 2009 से 2014 के दरमियान में हुआ है। शलभमणि त्रिपाठी जी यहाँ पे मौजूद हैं। आंकड़े गलत होंगे सर, ये आपके आंकड़े गलत हैं, ये आपके आंकड़े गलत हैं। आपके आंकड़े गलत है। सुनिए, मेरे पास अभी मैं डेटा लेके नहीं बैठा, लेकिन ये आपके आंकड़े गलत हैं। पिछले समय से, पिछले 4-5 साल से संसद के हर सत्र में जो हंगामा हो रहा है वो अपने आप में अलग तरह का है, और उसका रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कोई तोड़ सकता है। पेगासस पर कभी हिंडनबर्ग पर, कभी पेगासस पर, कभी किसी चीज पर। शलभमणि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 1 मिनट शलभमणि जी बोलिए। एक मिनट शलभमणि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने जो कहा शलभमणि इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ बोलिए शलभमणि जी। चलो, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं और एक विपक्ष के नेता श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी होते थे। एक विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा देखिए और एक विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी की भाषा देखिए। एक विपक्ष के नेता, उनकी कार्यशैली, उनकी हरकतें देखिए राहुल गांधी जी की, और एक तरफ प्रमोद महाजन जी की कार्यशैली देखिए, उनका व्यक्तित्व देखिए। विपक्ष तब भी था, विपक्ष आज भी है, और विपक्ष कभी देश के खिलाफ काम नहीं करता। विपक्ष का काम है, ठीक है, सत्ता के खिलाफ जमकर लड़िए, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जो देश के खिलाफ जाए। आपने राफेल डील को लेकर राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, बाद में माफी मांगने की पड़ी कि नहीं पड़ी? कितने मामलों में उनको माफी मांगनी पड़ी है, और ये क्यों नहीं माना जाए? और ये तो बिल्कुल दिखता है कि राहुल गांधी जानबूझ के ऐसा करते हैं कि देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो, हमारी सेना का मनोबल गिरे। आप एक अग्निवीर को लेकर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, आपके झूठ से अगर देश की सेना में कोई नकारात्मकता आती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? ये विपक्ष की भूमिका होती है क्या? विपक्ष क्या इस प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से राहुल गांधी की बात है? राहुल गांधी का व्यक्तित्व देख के आपको लगता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं? ओके, राहुल लाल मौका दूंगा आपको, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद अवधेश जी, फिर उसके बाद अशोक जी और राहुल लाल जी आपको मौका दूंगा छोटे से ब्रेक के बाद।
सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में हम चर्चा करें। देश याद रखेगा, क्या याद रखेगा? विपक्ष का व्यवहार और हिंदुओं पर प्रहार। अवधेश जी, कुल मिलाकर ये जो 2 दिन रहे, इससे अब अगले 5 साल की आपको झलक मिल रही है कि अगले 5 साल क्या होने वाला है संसद में? देखिए, राहुल गांधी से निपटना मतलब संसदीय नियम के अनुरूप, कानून और संविधान के तहत संभव नहीं है। राहुल गांधी को जिस ढंग से तैयार कर दिया गया है, वो एक समझिए कि वो चलता फिरता ऐसा एक हिंसक यंत्र है जो मुंह खोलते ही ऐसी परिस्थिति पैदा करता है जिनसे आप सार्थक तार्किक बहस नहीं कर सकते हैं। किसने तैयार किया? ये बहुत खतरनाक स्थिति है। कल का जो उनका पूरा भाषण था, वो मैं रास्ते में चलते हुए मुझे तो डर लग रहा था कि लोग सहन कर रहे हैं। कोई किसी भी आदमी को गुस्सा आ गया, ये साफ साफ कोशिश थी कि संसद में हिंसा हो, संसद में हिंसा हो, हिंसा कराया जाए, फिर सरकार को दोषी ठहराया जाए, फिर आगे चुनाव में इसको इशू बनाया जाए देश और दुनिया में। मुझे तो बिल्कुल यही दिख रहा है कि जब आप किसी को मानेंगे ही नहीं। और आज देख लीजिए, आज विपक्ष का नेता अगर अपने सांसदों को उकसा रहा है कि बेल में जाके हंगामा करो, जबकि ऐसी कोई बात भी उस समय तक नहीं हुई थी, तो आप क्या सोचते हैं? ये बगैर स्क्रिप्टेड चीजें हैं, सब सोच समझ के स्क्रिप्टेड है। 2 साल से उनको इस रूप में तैयार किया गया है। और वो शक्तियां कौन है, सरकार की भी ड्यूटी है पहचानने की। जो मैं दूसरी स्थिति कह रहा हूं कि देखिए, एक अलग युद्ध की स्थिति राहुल गांधी ने बनाया है देश में। प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को जरूर कहा कि हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना है, लेकिन वो आप कितने समय तक उसको झेलेंगे? मैं ये कह रहा हूं, ये परिस्थिति पैदा हुई है, विपक्ष के दूसरे नेताओं की भी जिम्मेवारी है। जरा सुनिए राहुल गांधी, आपको चिंता होगी राहुल गांधी की। मेरी चिंता मेरे देश की है, मेरी चिंता मेरे संसदीय लोकतंत्र की है, मेरी चिंता इस देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की है, जिसको आप अगर एक लाइन बोलते हैं तो दुनिया में वो बदनाम होता है। इस समय की परिस्थिति अशोक जी कि आने वाले समय में केवल संसद या संसद के बाहर जिस ढंग से प्रधानमंत्री को, जैसे किसी गांव में बच्चे किसी को चिढ़ाते हैं हुआ करके, जो स्थिति पैदा होकर गई है, इसको बढ़ाया जाएगा। ये स्क्रिप्टेड है, इसकी ट्रेनिंग है और ये आगे चलेगा। संसद को ये चलने नहीं देना चाहेंगे, कोई चीज आने नहीं चाहेंगे। सर, अशोक यादव अगले 5 साल तक, अशोक यादव अगले 5 साल तक क्या यही रणनीति? और वो तो कह रहे हैं कि 5 साल क्या, बल्कि वो चाहते हैं कि हिंसा हो और देश में ऐसे अराजक माहौल बने और फिर चुनाव करवाया जाए। देखिए अशोक जी, बहुत मुझे दुख हो रहा है कि अवधेश जी को तब डर नहीं लगा जब राजस्थान के 2 युवकों को मॉब लिंचिंग के और काउ विजिलेंस ग्रुप के द्वारा
जिंदा जला दिया जाता तब इनको डर नहीं लगा। हमको जब राहुल गांधी जी कन्हैया के लाल जो को काटा था तब भी डर डेमोक्रेटिक लगा था। भाषण से सुनिए, इनको बहुत सुनिए, डर लगा है, ये जब बहुत दुख की कन्हैया बात लाल है। को कन्हैया दूसरी लाल बात, अरे दर्जी सुन को लीजिए अवधेश जी, थोड़ा अवधेश जी, अशोक सर इनको चुप कराए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनके बीच में मैं नहीं बोला था, इनके बीच में नहीं बोला था। देखिए दूसरी बात, देखिए जो आपने शोले मूवी का चर्चा किया, शोले मूवी में आपने चर्चा किया, उसमें मौसी की चर्चा कई बार आई, लेकिन उसमें जो गब्बर सिंह क्या कह रहे हैं उनकी बात आ जाए। हाँ अवधेश जी इतना बोलिए जल्दी से। ओके, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से। देखिए आपने शोले फिल्म का चर्चा किया, उसमें आपने मौसी का कैरेक्टर डिफाइन किया, लेकिन गब्बर का कैरेक्टर नहीं डिफाइन किया और जय और वीरू का कैरेक्टर नहीं डिफाइन किया। इसको अगर बारीकी से देखेंगे तो पार्लियामेंट में आपको गब्बर भी दिखेगा, जय और वीरू भी दिखेंगे, और उस जैसे शोले मूवी में गब्बर का अंत हुआ था, उसी तरह से गब्बर का भी अंत होगा और अंत करने वाले जय और वीरू होंगे। और आप इसको बारीकी से देखिए। चलो मणि आखिरी कमेंट, चलो मणि आखिरी कमेंट, चलो मणि आखिरी कमेंट, एक मिनट, चलो मणि ओके, चलो मणि आखिरी कमेंट। वो कह रहे हैं जय, वो जय वीरू और गब्बर की बात कर रहे हैं। एक मिनट चलो मणि, चलो एक मिनट सुनिए प्लीज, उनकी भाषा वही है तो कोई बात नहीं, बोलिए ना, चलो मणि रिस्पॉन्ड कर। अवधेश जी ने जिस तरफ इशारा किया, देखिए शुरुआत हो चुकी है। संसद से एक लाइन पकड़ाई गई, वो लाइन होते हुए अशोक यादव जी तक पहुंच चुकी है। अशोक यादव जी हमारे उसी लाइन पे आगे बढ़ गए और पूरा कोशिश है जो अवधेश जी कह रहे हैं, ये मुझे भी लगा। आप जरा कल्पना करिए कि लोकसभा में तो नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तो जम के मारपीट हुई थी, और मारपीट तो किसके बीच हुई थी? सपा और बसपा के बीच में मारपीट हुई थी। इनकी पूरी कोशिश है कि हिंसा कराई जाए, हिंसा का माहौल पैदा किया जाए, ऐसी भाषा बोलो कि भाजपा के लोग प्रवोक हों, इस देश को प्यार करने वाले लोग, हिंदुत्व को प्यार करने वाले लोग प्रवोक हों, और उसके चलते यहाँ पर हिंसा का वातावरण पैदा हो और आप ये कह पाए कि हिंदू हिंसक। ओके, चलिए, जय वीरू कौन है? नहीं सर, जय वीरू कौन है और गब्बर कौन है ये देश की जनता तय करेगी। वैसे जिस तरह से गब्बर सिंह जब आता था और हुआ होता था, तो आज विपक्ष जिस तरह से हुआ कर रहा था, उससे तो यही लगा कि विपक्ष गब्बर की भूमिका में भी आना चाहता है, शाकाल की भूमिका में भी आना चाहता है, और हुआ करके गीदड़ और सीआर की भूमिका में भी आना चाहता है। कम से कम इससे बचना चाहिए, संसदीय इतिहास में इससे बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिलहाल सबका शुक्रिया, कल मुलाकात होगी, नमस्कार।